Assalamu alaikum students. In this lecture we are going to study granulomatous inflammation. That's a type of chronic inflammation. So पिछले लेक्चर में हमने chronic inflammation को डिटेल से डिस्कस किया था, तो ये उसी की ही एक टाइप है, इसको हम पढ़ते हैं। In this lecture हम ये सीखेंगे कि granulomatous inflammation होती क्या है, ग्रैनुलोमास बनते किस तरह से हैं, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अ ग्रैनुलोमा, और कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के साथ रिप्रेजेंट होती हैं, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिजीजेज एंड सम सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। हम इन्फ्लेमेशन के कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो कि हमारी बॉडी पे, हमारे सिस्टम पर हुए होते हैं इन जनरल, तो हम उनकी बात करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। What is granulomatous inflammation? Granulomatous inflammation is a distinctive pattern of chronic inflammation characterized by aggregates of activated macrophages with scattered lymphocytes. ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ही एक पैटर्न है कि जिसमें आपको कुछ खास तरह के सेल्स और कुछ खास तरह का ही उनका एक पैटर्न, एक डिज़ाइन नज़र आएगा कि ये इस तरह से एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, उस जगह पर एग्रीगेट हुए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो वो एक खास तरह का पैटर्न, एक पिक्चर नज़र आएगी जिससे आप कह सकते हैं कि ये एक ग्रैनुलोमा बना हुआ है। वो जब हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे वो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की ही टाइप है जिसमें आपको जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के ही मेन सेल्स हैं जिनकी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, ये इस तरह से एग्रीगेट होते हैं, फिर दे गिव करेक्टरिस्टिक जिसको हम फिर ग्रैनुलोमा का नाम दे देते। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं ऐसे इन्फ्लेमेशन को हैं जिसमें ग्रैनुलोमा बन जाते हैं। तो ग्रैनुलोमास किस तरह से बनते हैं, उसमें कुछ तीन तरह की सेटिंग्स हैं जिनमें ये ग्रैनुलोमास फॉर्म हो सकते हैं। एक बात तो ये कि अगर persistent T cell responses to certain microbes, कुछ खास तरह के माइक्रोब्स हैं जिनको बॉडी से इरेडिकेट करना मुश्किल होता है और उनके लिए एक बहुत परसिस्टेंट, एक बहुत लंबा टी सेल्स का रिस्पॉन्स हमारा आया होता है। तो टी सेल इसमें जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या ट्रैपोनिमा पैलिडम हो गया या कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके नतीजे में भी फिर टी सेल डिराइव्ड साइटोकाइंस आ जाते हैं, मैक्रोफेज एक्टिवेशन हो जाती है, तो उसमें ग्रैनुलोमा की एक पिक्चर आपको मिल जाती है कि ग्रैनुलोमास बनना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। इसके अलावा बहुत सारी इम्यून मीडिएटेड डिजीजेज हैं जिसमें एक एग्जांपल क्रॉन्स डिजीज की है, इसमें भी ग्रैनुलोमास फॉर्मेशन होती है। Then they could be seen in some kind of disease of unknown etiology जिसकी आपको वजह भी नहीं पता, जैसे हम मिसाल के तौर पर सार्कोइडोसिस है, तो ये कुछ इनर्ट फॉरेन बॉडीज जैसे कि सूजर या स्पेंडर के अगेंस्ट आपके पास वो बन जाते हैं, ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, इसलिए इनको फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमास भी कहते हैं। ग्रैनुलोमास बेसिकली हमारी बॉडी का ही एक तरह से डिफेंस सिस्टम होता है, और फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा जो है वो इफेक्टिवली उसको, जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको वॉल ऑफ कर लेती है, मतलब एक तरह से उसको घेर लेती है, उसके गिर इतने सारे लिम्फोसाइट्स और नेक्रोफेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी किलिंग और उसकी माइक्रोब को जो है निकालना बॉडी के लिए जो है वो बेसिकली इसका पर्पस होता है। खैर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की अगर बात करें कि किस तरह की आपको मॉर्फोलॉजी नज़र आएगी आप माइक्रोस्कोप में जब इसको देखते हैं एक ग्रैनुलोमा को, तो मोस्टली हेमाटोक्सिन ईओसिन प्रिपरेशन आप करते हैं इसमें, इसको ऑब्जर्व करने के लिए। स्टेन्स के नाम है ये, एंड सम ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आपको नज़र आते हैं पिंक कलर के ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म के साथ, जिनका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होता है, विद इनडिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज रिजेंबल्स एपिथेलिया, मतलब वो इस तरह के सेल्स होते हैं कि उनकी शेप, साइज वगैरह पैटर्न सारा एपिथेलियम की तरह का होता है, तो हम उसको कह देते हैं एपिथेलॉइड सेल्स, लेकिन दे आर नॉट एपिथेलियम सेल्स, बल्कि वो मैक्रोफेजेस ही हैं, और मैक्रोफेजेस ही कन्वर्ट होकर उन्होंने इस तरह की शक्ल ले ली होती है, तो उन्हें हम एपिथेलॉइड सेल्स कह देते हैं। ये जो आपको कुछ खास इनकी पैटर्न्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। तो एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं,
देन एग्रीगेट्स ऑफ एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस, यानी एपिथेलॉइड की तरह के मैक्रोफेजेस आर सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स। और इसका आपको क्या पैटर्न नजर आएगा कि उसके इर्द गिर्द एक पूरा कॉलर है लिम्फोसाइट्स का बना हुआ। और अगर बहुत देर का मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बड़ी देर से चल रही थी और ग्रैनुलोमा बन रहे थे, तो ओल्डर जो ग्रैनुलोमास बने हुए बॉडी में उनको इनमें इवन आपको एक लेयर फाइब्रोब्लास्ट और कनेक्टिव टिश्यूज की भी नजर आती है। एपिथेलॉइड सेल्स और रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स के अलावा जो आपको बड़े इंपॉर्टेंट एक फीचर नजर आएगा ग्रैनुलोमास में, वो होते हैं जाइंट सेल्स। जाइंट सेल्स ऑलमोस्ट 40 to 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। और ये सेल्स जो है इनमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है और बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं। एंड ये किस तरह से बनते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आपस में जो फ्यूज हो जाते हैं तो एक जाइंट सेल बन जाता है। तो इस तरह के जाइंट सेल्स भी आपको ग्रैनुलोमास में नजर आते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है ग्रैनुलोमास का। एंड इसके अलावा एक चीज़ है जिसे आप कहते हैं कैजियस नेक्रोसिस, आपने पढ़ी होगी सेल इंजरी वाले टॉपिक में, उसमें लेक्चर में। तो कुछ ग्रैनुलोमास ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर ये सब करेक्टरिस्टिक्स तो हैं जाइंट सेल्स, एपिथेलॉइड सेल्स, इसके साथ साथ आपके पास एक सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस भी आपको नजर आता है, जो कि कैजियस नेक्रोसिस की फॉर्म में नजर आता है। चीजी अपीयरेंस उसकी होती है। और वो क्यों होता है कि वहाँ पर हाइपोक्सिया हो गया है या फ्री रेडिकल इंजरी, मीन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और अदर स्पीशीज आर डैमेजिंग द पार्ट, तो उसकी वजह से एक सेंटर में जो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी कैजियस नेक्रोसिस का भी आपको रीजन नजर आ रहा होता है इसमें। एंड सम कुड बी नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास, तो उसमें वो ग्रैनुलोमास जो कि क्रॉन्स डिजीज और सार्कोइडोसिस, फॉरेन बॉडी रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं, दे टेंड टू नॉट हैव नेक्रोटिक सेंटर्स, तो उनमें नेक्रोटिक सेंटर्स आपको नजर नहीं आएंगे, इसलिए आप इनको नॉन कैजिएटिंग भी कह सकते हैं। कैजिएटिंग की एग्जांपल ट्यूबरकल बैसिलस से होने वाला जो इन्फेक्शन है उसमें आपको इस तरह से नजर आता है कैजिएटिक रीजन। इसके अलावा अगर ग्रैनुलोमा हीलिंग अपने स्टेज में है तो वहाँ पर आपको फाइब्रोसिस वगैरह, फाइब्रोब्लास्ट ये भी नजर आते हैं। These are some morphological features of a granuloma. It's a diagram of a chronic granulomatous inflammation. तो ये आप देख सकते हैं, ये जाइंट मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जिन्हें हमने जाइंट सेल्स कहा, और ये बनते हैं बहुत सारे एक्टिवेटेड मैक्रोफेज के फ्यूजन से। देन यहाँ पर एक लिम्फोसाइट्स की आपको लेयर पूरी कॉलर नजर आ रहा है, पूरी तरह से उसको कवर किए हुए। देन देयर आर सम एपिथेलॉइड सेल्स, एपिथेलियम की तरह के सेल्स हैं। सेंट्रल केजेस नेक्रोसिस के रीजन भी नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह की पिक्चर आपको नजर आती है ऑन H&E स्टेन। ये आपकी बुक का टेबल है रॉबिन्स का, और इसमें कुछ डिजीजेस का जिक्र किया गया है, उसके कॉजेज हैं और वो उसके टिश्यू रिएक्शन मतलब किस तरह से हो रहा है। और ये वो डिजीज हैं जिनमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन नजर आती है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो है लेकिन साथ में ग्रैनुलोमास भी बनते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टेबल है जिसमें जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बात हुई है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द कॉज ऑफ द डिजीज, और इसमें कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा आपको नजर आएगा जिसमें फोकस ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस में एपिथेलॉइड सेल्स हैं, रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट भी नजर आएगा, लिम्फोसाइट्स भी हैं, हिस्टियोसाइट्स भी हैं, लैंगरहैंस जाइंट सेल्स हैं, और सेंट्रल नेक्रोसिस भी नजर आएगा। एसिड फास्ट बेसिलाई है एक। लेप्रोसी एक डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसको कॉज करता है। एसिड फास्ट बेसिलाई इन मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस के अंदर ये जो इसका बैक्टीरियम है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ये आपको नजर आएगा। एंड इसमें ये नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा की एक एग्जांपल में आ जाता है। देन सिफिलिस की बात है, ट्रैपोनीमा पैलिडम इसको कॉज करता है, और ग्रॉसली विजिबल लेयन होते हैं, मतलब आपको आम आंख से भी देख सकते हैं। Enclosing wall of histiocytes, plasma cell infiltrate, central cells are necrotic without loss of cellular outline. ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताए हुए हैं सिफिलिस के लिए। कैट स्क्रैच डिजीज है, ये ग्राम नेगेटिव बैसिलस के थ्रू होती है, राउंडेड और
स्टीलेट ग्रैनुलोमा बनते हैं, इसमें सेंट्रल ग्रैनुलर डेब्रिस भी होता है, न्यूट्रोफिल्स भी नजर आएंगे, जाइंट सेल्स इतने ज़्यादा इसमें नहीं होते। सार्कोइडोसिस की कॉज ही हमें मालूम नहीं है एंड नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं जिसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बहुत सारे नजर आते हैं। क्रॉन डिजीज एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, मतलब आपके जो इंटेस्टाइन का है उसमें प्रॉब्लम आता है। इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सेल्फ एंटीजन मीन वही कि आपकी बॉडी के अपने ही बैक्टीरियाज के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो ग्रैनुलोमास बनते हैं वो नॉन केजिएटिंग होते हैं इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन विद डेंस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। तो यहाँ तक तो हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर लिया, उसकी टाइप्स भी पढ़ ली। अब कुछ जनरल इफेक्ट्स देखते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में हमारी बॉडी पर, हमारे सिस्टम पर हो रहे होते हैं। और इन सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को हम एक्यूट फेज रिएक्शन का भी नाम देते हैं या फिर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। और बहुत सारे साइटोकाइंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमने देखा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी और क्रॉनिक में भी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस तरह की जो इफेक्ट्स हो रहे हैं सिस्टमिक इफेक्ट्स, उनमें मेनली इन्वॉल्व हैं वो हैं इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर। तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स एक इन्फ्लेमेशन के हमारी बॉडी पर हो सकते हैं। फीवर की सबसे पहले हम फीवर को देखते हैं। फीवर आपको पता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इंक्रीज हो जाने को, एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को हम फीवर का नाम देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन है आपके इन्फ्लेमेशन की या एक्यूट फेज रिस्पॉन्स की। एक तरह से आपकी बॉडी में माइक्रोब्स आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को देखकर पायरोजेंस नाम प्रोटीन सिक्रीट होती हैं और वो आपके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके सो द बॉडी टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज कर देती हैं। इसमें जैसे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं, एलपीएस वगैरह हैं, इनकी वजह से ल्यूकोसाइड्स कुछ खास तरह के इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस रिलीज करते हैं इन फैक्टर्स को। फिर आपके अरेकिडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट स्टार्ट हो जाते हैं जो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देखा था। तो ये सब मिलकर जो है आपके जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसको फिर हम फीवर का नाम देते हैं। और बेसिकली ये टेम्परेचर इंक्रीज आपके फ़ायदे के लिए ही होता है कि जो माइक्रोब आया है, फॉरेन एजेंट है, उसको किल करने के लिए या उसको जो है वो फर्दर उसके स्प्रेड को रोकने के लिए। एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन्स, तो ये जो आपका एक्यूट फेज रिएक्शन कह लें, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है, इसमें कुछ खास तरह की प्रोटीन्स हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है और वो लिवर से प्रिपेयर हो रही होती हैं। इनमें अगर हम बात करें कुछ मेजर प्रोटीन्स की तो सीआरपी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको कहते हैं, सीरम अमाइलॉइड ए है या फिब्रिनोजन है। और इनके सिंथेसिस इंटरल्यूकिन 6 मेनली सिंथेसाइज करवा रहा होता है इनको लिवर से। और ये इतनी ज़्यादा इनकी अमाउंट बढ़ जाती है इन्फ्लेमेशन के दौरान कि इवन आप जो हैं वो इनको एज अ इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन भी मेजर कर सकते हैं, हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरीज में। सो CRP इज़ यूज्ड एज ए मार्कर फॉर इन्फ्लेमेशन, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंक्रीज हुए होते हैं। इसी तरह डिफरेंट डिजीज़ में भी आप इनको एज अ डायग्नोस्टिक टूल के लिए या डायग्नोसिस में हेल्प के लिए ये वाले लेवल्स करवा सकते हैं प्रोटीन्स के, ताकि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो उसको रूल आउट किया जा सके। देन देयर इज ल्यूकोसाइटोसिस। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन चल रही है, आपने पीछे पढ़ा, चाहे वो एक्यूट है, क्रॉनिक है, उसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, तो इनका नंबर नॉर्मल से इंक्रीज होगा ही होगा। और बहुत ज़्यादा जब ये नंबर इंक्रीज कर जाता है, जैसे कि इवन आप बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाए, तो फिर हम कहते हैं इसको एक ल्यूकोमॉइड रिएक्शन। The extreme elevations of leukocytes are called as leukomoid reaction। और इसके अलावा अदर मैनिफेस्टेशंस में आपके पास आ जाता है एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में जो कि हो सकती हैं। These are increased heart rate and blood pressure, decreased sweating है, mainly as a result of redirection of blood flow। obviously vascular changes आती हैं तो ये इसके साथ ये भी होगा। इसके अलावा chills हो सकते हैं, रिगरस शिवरिंग वगैरह
हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट. These are some other manifestations. And severe bacterial infections में क्या हो सकता है, इसमें sepsis जिसका आप इसका नाम देते हैं. The large amount of bacterial products in the blood or extravascular tissue stimulate the production of several cytokines, जिसमें आ जाते हैं tumor necrosis factor, interleukin 12 and 1. और इसकी वजह से DIC हो सकता है, disseminated intravascular coagulation. तो इन साइटोकाइंस की वजह से और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और वो अल्टीमेटली आपके पास सेप्टिक शॉक में चला जाता है, जो आपने पढ़ा होगा. तो हाइपोटेंसिव शॉक या DIC की तरफ भी काम जा सकता है, डेथ भी हो सकती है. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ सिस्टमिक इफेक्ट्स थे इन्फ्लेमेशन के, जो कि बॉडी पर मौजूद हो सकते हैं. अभी तक इस चैप्टर में हमने इन्फ्लेमेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उनको हमने डिटेल से देखा है. अब उसके इफेक्ट्स भी देख लें. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे अब रिपेयर की तरफ, कि अच्छा अब इन्फ्लेमेशन हो गई है और अल्टीमेटली अगर यहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत है और रिजनरेशन की और फाइब्रोसिस की, तो वो प्रोसेस सारा किस तरह से हो रहा होता है हीलिंग की. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिपेयर एंड हीलिंग को देखेंगे.